हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आज है 21 अप्रैल और आज देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर दी हिंदू में पढ़ने वाली और कौन कौन सा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पे हम दी हिंदू जो करंट अफेयर्स है उसकी डेली वीडियो एक डालते हैं सुबह कुछ 8 बजे तक, और जो हमारे दो अलग से सीरीज़ चल रही है, एक इकॉनमी की सीरीज़ है और एक करंट अफेयर की ही सीरीज़ है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर से लेकर सभी चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली न्यूज़ के साथ में स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स एविक्शन ड्राइव इन दी जहांगीरपुरी। ठीक है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि जहांगीरपुरी जो जगह है वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे शोभा यात्रा जा रही थी तो कई लोगों ने वहाँ पे जो हल्ला है वो मचाया है ना, वहाँ पे काफ़ी कम्युनल टेंशन्स जो है वो पैदा हो गई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ पे जेसीबीज़ को पहुँचाया गया, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जेसीबीज़ थी दिल्ली की, और वहाँ पे जितने भी इलीगल जितनी भी जगहें हैं उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया ट्वाइस ऑन वेंसडे के एडवांसमेंट ऑफ बुलडोजर इन दिल्ली जहांगीरपुरी फॉर एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव but not before several makeshift kiosks and shops lining the area that witnessed a communal clash। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। दूसरी यहाँ पे मेंटेन स्टेटस को, ये क्या है, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को लिस्ट करेंगे कल को, मतलब ऑन थर्सडे। चीफ जस्टिस जो रमन्ना है उन्होंने बोला कि भाई जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और एडवोकेट सुभाष चंद्रन फॉर द रेजिडेंट, जो रेजिडेंट्स के लिए वहाँ पे आए थे, और कोर्ट ने इमीडिएटली बोला कि इस चीज़ को रोक देना चाहिए जो कि कॉरपोरेशन के बुलडोज़र वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो इस चीज़ को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद में दोबारा से जो एडवोकेट साहब है वो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारे जज हैं उनको बोल दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि ये जो आपकी ने स्टेटमेंट दी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। सो अभी जल्दी से जल्दी यही है कि आज इसको दोबारा से देखा जाएगा कि क्या इसका सीन है, फिर आगे पता लगेगा। नंबर 2 जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, यूके की कोर्ट ने इशू कर दिया ऑर्डर टू एक्स्ट्राडीट एसेंज टू दी यूएस। देखिए, एक बंदा जिनका नाम था जूलियन एसेंज, उनकी एक वेबसाइट करके थी wikileaks.org। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो सीक्रेट फाइल्स थी रिलेटिंग टू इराक और अफ़गानिस्तान, वो सीक्रेट फाइल्स लीक हुई थी इसमें wikileaks.org पे। उस टाइम से वो यूके में क्या है, वो यूके में असाइलम पे थे। फिर उसके बाद में जब असाइलम भी, फिर उनको बोला गया कि हम स्वीडन में आपको एक्स्ट्राडीट कर देते, लेकिन स्वीडन में भी नहीं वो गए। लेकिन अभी यूके की कोर्ट ने ही इशू कर दिया कि आपको एक्स्ट्राडीट किया जाएगा टू दी यूएस। ठीक है, इसके बारे में और जो न्यूज़ है वो आगे दी हुई है, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि सीन क्या हुआ। नंबर 3 जो आज की न्यूज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वो है पीएम अनाउंसेस वीज़ा फॉर दी आयुष थेरेपी। यहाँ पे हमने कल भी जो डिस्कस किया था। देखिए, हर जो न्यूज़पेपर है वो बड़ा इंटर रिलेटेड होता है, तो अगर आप आज का न्यूज़पेपर देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपने कल का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने देखा हुआ है। ठीक है, और हम तो अपने न्यूज़पेपर की डिस्कशन में बात भी टू दी पॉइंट करते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, को मतलब एक होता है कि न्यूज़पेपर हो गया और मतलब न्यूज़ होगी, और उसके साथ में थोड़ा बहुत जो भी बैकग्राउंड रहता है किसी भी न्यूज़ का वो डिस्कशन हम करते हैं। पीएम अनाउंसेस वीजा फॉर दी आयुष थेरेपी में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे अनाउंस्ड दैट अ स्पेशल वीजा कैटेगरी वुड बी क्रिएटेड सून फॉर दोज हु वांट टू ट्रैवल द कंट्री टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ द आयुष थेरेपीज। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे हमारे इंडिया में आयुष थेरेपी लेना चाहता है, अवेल करना चाहता है, तो वो आ सकते हैं, और एक स्पेशल वीज़ा कैटेगरी भी उसके लिए क्या कर सकेंगे, हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे बोला गया कि हील इन इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हील इन इंडिया से यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक अच्छे वे से आयुर्वेदा और जो योगा है वो उस चीज़ों को, या फिर यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, इस चीज़ों को ले सकता है, अच्छे वे से प्रमोट कर सकता है। और एक चीज़ और जो था वो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन जो समिट गांधीनगर में हो रहा था वो प्रेजेंस में किया गया, इनैगुरेट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी हमें और क्या पता होना चाहिए रिगार्डिंग दी आयुष। ठीक है, तो आयुष के बारे में देखते हैं, आयुष के बारे में क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था नेशनल जो आयुष मिशन है उसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, पहली चीज़ तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हम उसको 2026 तक कंटिन्यू करेंगे।
और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट है 4603 करोड़, जिसमें से सेंटर बियर करेगा 3000 करोड़ का शेयर। क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें कुछ के शेयर सेंटर देते हैं और कुछ शेयर स्टेट देती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन हो सकते हैं, कहीं पे 90-10 होता है, कहीं पे 60-10, 60-40 होता है, कहीं पे 70-30 होता है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। नंबर 3 यहाँ पे रिसेंटली न्यू पोर्टल ऑफ द आयुष सेक्टर वाज लॉन्च्ड, ठीक है। और मीनिंग क्या है आयुष का? ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड, जिसमें कि आएगा यहाँ पे आयुष का मतलब क्या होगा? आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी। तो ये आयुष का मतलब यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। और इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी फीचर क्या है कि भाई यहाँ पे मेडिसिन नेमली जो भी है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नेमली दे डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो कि आयुष यहाँ पे देने जा रहा है। और ये जो स्कीम है नेशनल आयुष मिशन, ये 2026 तक चलेगी, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और दो तरह की स्कीम रहती है, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्कीम होती है, ठीक है जी, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? 100% किसका रहेगा? सेंटर का रहेगा। इसमें शेयरिंग रहती है सेंटर प्लस स्टेट की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आयुष नेशनल आयुष मिशन वाली स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? कुछ पैसे जो है वो सेंटर देगा और कुछ कौन देगा? यहाँ पे स्टेट देता हुआ दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। और सेकेंड नंबर पेज पे तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन थर्ड नंबर पेज पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विच वी हैव टू डिस्कस इज दी सी में इनंडेट मैनी सिटीज बाय 2050। अब इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है भाई कि जो सबमर्जेंस है यहाँ पे, सबमर्जेंस ऑफ मैनी सिटीज हो सकती है। उस चीज़ का रीज़न क्या है आपको भी पता है। जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो हर दिन इंक्रीज हो रहा है। पहली चीज़, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल लेवल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो सी का लेवल है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। और सी लेवल राइज होने से ऑब्वियसली काफ़ी क्या हो जाएगा? काफ़ी सिटीज सबमर्ज हो जाएंगी, इनंडेट हो जाएंगी। ये वाली जो चीज़ है ये बता कौन रहा है कि 2050 तक इस तरह की चीज़ होएगी? तो वो बता रहा है आईपीसीसी। अब ये आईपीसीसी क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटरकमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है और ये की कोस्टल सिटीज़ को लेकर यहाँ पे रिपोर्ट बता रही है कि जो ड्यू टू राइजिंग सी लेवल बाय 2050 सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या फिर आप मान के चलो प्रॉपर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोची और स्पेशली तिरुवनंतपुरम में अलॉन्ग विद द 4 अदर सिटी जैसे मुंबई, चेन्नई, विजाग, बेंगलुरु, ये तो अंडर वाटर होंगे यार, ये तो अंडर वाटर होंगे क्योंकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। कई लोग अभी भी नहीं मान रहे, लेकिन अभी भी हमें मान लेना चाहिए अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट ये बोल रही है कि ये जो सी लेवल है बहुत अच्छे वे से बढ़ जाएगा 2050 तक। जो सी लेवल राइज है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मैं आपको बता दूं, पहले वो बढ़ता था 1.067, 1.062, 1.75 mm पर ईयर, ठीक है, जो सी लेवल राइज होता था। लेकिन अब अगर हम बात करें 1993 से 2017 में अगर हम बात करते हैं तो ये 3.3 mm पर ईयर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो बोला जा रहा है कि आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली कि बाय 2050 ये जो चीज़ है, ये जो तिरुवनंतपुरम है, कोची और इसके साथ में मुंबई, चेन्नई, विजाग, बेंगलुरु, ये अंडर वाटर होंगे, ये पानी में चले जाएंगे। इस चीज़ के बारे में आपने पूरी प्रॉपर वे से जानकारी ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ इसी में हम देखेंगे आईपीसीसी के बारे में देखते हैं। और आईपीसीसी के बारे में देखते हुए हमें क्या पता चलता है कि आईपीसीसी एक क्लाइमेट इंटरकमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि असेस करती है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसको सेट किया था 1988 में डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने, ठीक है। इट वॉज सेट अप इन 1988 बाय द डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर विद रेगुलर असेसमेंट ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। तो साइंटिफिक बेसिस हैं जो क्लाइमेट चेंज के, वो यहाँ पे करती है। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है सेकेंड नंबर पॉइंट के साथ में मैं बोल के बता रहा हूँ, लिख के भी बाद में बता दूंगा कि डब्ल्यूएमओ यूएनईपी ने बनाया, ये एक साइंटिफिक बेसिस पे क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट देती है, लेकिन ये किसी भी तरह की साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं करती। इसके पास में खुद की कोई टीम नहीं है, ये बाहर से डेटा लेती है और उसको साइंटिफिकली आगे प्रोड्यूस करती है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस, मैंने आपको पहले बता चुका है ये, लेकिन साइंटिफिक बॉडी नहीं है, ये आपने प्लीज़ याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पेपर में पूछा जा चुका है। एवरी फ्यू ईयर्स द आईपीसीसी प्रोड्यूस असेसमेंट रिपोर्ट दैट आर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एवेल्यूएशन ऑफ द स्टेट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। तो 5 असेसमेंट जो रिपोर्ट हैं वो अभी तक प्रोड्यूस हुई हैं। जो पहली है वो रिलीज हुई थी 1990 में,
जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट है हैड कम आउट इन 2014 इन द रन अप टू द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है ये 3 वर्किंग ग्रुप फॉर क्लाइमेट चेंज ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बनाते हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है ये 3 वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बनाते हैं। उन 3 वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में पहला, दूसरा और तीसरी चीज आती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या है? डील्स विद द साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट चेंज। नंबर 2 है लुक्स एट द लाइकली इम्पैक्ट। नंबर 3 है डील विद एक्शन दैट कैन बी टेक टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो नंबर 1 में साइंटिफिक बेसिस और क्लाइमेट चेंज लेके चलता हूं मैं। नंबर 2 में उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या आ रही है, अडेप्टेशन इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। नंबर 3 में मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, एक्शन लेता हूँ कि उसको कॉम्बैट कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना भाई। बिल्डिंग्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मार्स विद स्पेस ब्रिक्स। से नई नई चीज़ें जो निकल के आ रही है, लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लग ही रहा है कि जिस हिसाब से सी लेवल राइज हो रहा है कहीं ना कहीं पे मार्स पे शिफ्ट ना होना हो जाए, है ना। तो इसमें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लस IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन्होंने डेवलप किया एक नया वे जिससे वो ब्रिक जो है वो मार्टिन सॉइल पे बना सकेंगे, ब्रिक्स बना सक रहे हैं। तो उसमें करेंगे क्या, मार्टिन ब्रिक लेंगे, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया और यूरिया की हेल्प से स्पेस ब्रिक्स वहाँ पे बनानी स्टार्ट करेंगे और ये इस तरह से फैसिलिटेट होगी ह्यूमन सेटलमेंट ऑन दी रेड प्लैनेट। और यहाँ पे ये जो टीम है वो पहले स्लरी बनाएगी, मिक्स करेगी मार्टिन सॉइल को, ग्वारगम हो गया, बैक्टीरियम कॉल्ड दी पोरोसैरसिना, ठीक है, पोरोसैरसिना, पेस्ट्रे, यूरिया और निकल क्लोराइड, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके एक पेस्ट बनाया जाएगा, एक स्लरी बनाई जाएगी जिसको स्पेस ब्रिक्स में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अभी नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या है, गिव प्रायोरिटी टू दी टिल्टिंग ट्रेन्स नॉट के रेल को ज़्यादा मत दो, एक्सपर्ट ने बोला है, टिल्टिंग ट्रेन्स को प्रायोरिटी दो। आपको याद होगा केरला में हमने 3-4 बार डिस्कस किया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है कि नदरन वाले डिस्ट्रिक्ट्स को सदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना है मैंने मेरे केरला में, तो वो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बार बार आपको ये चीज़ें याद रखनी। कहाँ क्या, केरला का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स कट ऑफ फ्रॉम द मेन लाइंस, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो टिल्टिंग ट्रेन इंट्रोड्यूस करो। आप यहाँ पे देख रहे होगे ये टिल्टिंग ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म भी समझाया गया है कि टिल्टिंग यहाँ पे क्या होता है, पेंटोग्राफ होता है, ये कार बॉडी हो गया, ठीक है जी, ये एयर स्प्रिंग हो गया, ये टिल्टिंग ये बॉस्टर हो गया और ये हो गया बोगी फ्रेम, ये टिल्टिंग हो गया यहाँ पे एक्चुएटर। तो इस तरह से जो टिल्टिंग ट्रेन है वो आगे चल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये अलाउ करेगा केरला टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय अबाउट 20 to 30%। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि स्ट्रेटन द कर्व्स इन द एग्जिस्टिंग लाइंस, ठीक है, जो कर्व्स है फिर उसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन, ये जो स्टेट है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है टू कंस्ट्रक्ट अ डेडिकेटेड लाइन ऑन ब्रॉड गेज फॉर रनिंग हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन इफ इट डेस्परेटली रिक्वायर्स अ हाई स्पीड ट्रेन। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज अगले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आज क्या करना है, एडिटोरियल डिस्कस करना है। कल भी हमने 3-4 एडिटोरियल डिस्कस किए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको चीज़ लगती है कि नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं तभी बोल रहा हूँ कि इसको रेगुलर वे से इस सीरीज़ को देखो आप। ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, मिनिमम आप महीना देखोगे, आप देखना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में इन्हांसमेंट हो जाती है, काफ़ी चीज़ें पता लगने लग जाती है, काफ़ी चीज़ों की कनेक्टिविटी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 दैट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन अप्रैल 18, ठीक है। ये काफ़ी कुछ रेज कर रहा है आईब्रोस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये एक्ट ऑथोराइज करेगा पुलिस को और प्रिजन अथॉरिटीज़ को, वो मेजरमेंट ले सकेंगे किसके, कन्विक्ट के और अदर फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये जो एक्ट है ये रिपील कर देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आपने याद रखना है। whose scope was limited to recording measurement which include finger impression और footprint impression, ठीक है जी। तो certain convicts and non convicts persons, ये इसका जो सेंस थी वो ब्रॉडर नहीं थी, इस वजह से इसको ख़त्म किया गया, रिपील किया गया।
अभी यहाँ पे ये जो एक्ट है ये बोल रहा है फिजिकल मेजरमेंट, फिंगर मेजरमेंट, पाम प्रिंट, फुट प्रिंट, फोटोग्राफ, एरेस, रेटिना, बायोलॉजिकल सैंपल, उनका एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ें, सिग्नेचर हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, और एनी अदर एग्जामिनेशन रेफर्ड इन सेक्शन 53, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि सेक्शन 53 और 53 ऑफ द CRPC 1973 में लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली जा रही है, ये जो CRPC है वो प्रोवाइड करता है एग्जामिनेशन विच इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, सेमेन, स्वैब, स्पेटम एंड स्वेट। ठीक है जी, CRPC ये भी एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हेयर सैंपल्स हो गया, फिंगर नेल क्लिपिंग्स हो गया यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, या इंक्लूडिंग DNA प्रोफाइलिंग एंड अदर नेसेसरी टेस्ट विच कुड प्रोवाइड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। और सिमिलरली ये जो सेक्शन 311A ऑफ द CRPC है ये एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को, और ये इसके अंदर क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट करता है to direct any person to give a specimen signature or handwriting for the purpose of any investigation or proceedings। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। फिर आगे बात क्या आती है, स्कोप ऑफ मेजरमेंट इन द एक्ट इज नथिंग बट अ मर्जर ऑफ द स्कोप ऑफ मेजरमेंट इन द IPA एंड प्रोविजंस ऑफ द CRPC हाईलाइटेड अबव। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि ये एक्ट क्या क्या करेगा, और दूसरी चीज़ CRPC में क्या क्या लिखा हुआ है, और तीसरी चीज़ इसी तरह का 311A ऑफ द CRPC एम्पावर करता था मैजिस्ट्रेट को, और इस चीज़ को अब ये बोला जा रहा है, इट इज़ नथिंग बट द मर्जर ऑफ द स्कोप ऑफ द मेजरमेंट इन द IPA, मतलब ये हो गया हमारा इंडियन प्रोसीजर एक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये जो ऊपर हमने 1920 वाला पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट हो गया, और CRPC की प्रोविजंस होगी। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो एक्ट है ये कुछ अलग से इंपावर नहीं कर रहा इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एडिशनली, बट ओनली एक्सप्लिसिटली जो चीज़ें अंदर लिखी हुई थी वो उसको बाहर निकाल के लिख रहा है प्रॉपर वे में कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ये जो ओल्ड कोड था CRPC 1898 का डिड नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, लेकिन 41st रिपोर्ट आई जब लॉ कमीशन के 1969 में, उन्होंने नेसेसिटी कर दिया फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेबल पर्सन फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, और ये चीज़ ऑफेंड नहीं करती आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपने इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। अगर अगली चीज़ की हम बात करें, अ सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, एक केस था जिसका नाम था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीकालू केस। उसमें बोला गया था कि पर्सन जो भी कस्टडी में है और वो स्पेसिमेन उसका हैंडराइटिंग या सिग्नेचर हो गया, इंप्रेशन ऑफ थंब हो गया, फिंगर हो गया, पाम और फुट हो गया, टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन टू बी ए विटनेस अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो वो उस एक्सप्रेशन में नहीं दिया जाता टू बी अ विटनेस के अपने खिलाफ आप विटनेस पैदा मतलब हो रहे हो। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरली सॉरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिमिलरली इन अ कैटेना ऑफ केसेस, उन्होंने ये बोला कि जो ब्लड सैंपल्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ DNA टेस्ट, या फिर हेयर सैंपल हो गए, या फिर वॉइस सैंपल हो गए, ये भी विल नॉट अमाउंट टू कंपेलिंग एन एक्यूज टू बिकम अ विटनेस। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें पर्सनल नॉलेज ऑफ द जो अक्यूज्ड है, ठीक है जी, कन्वे इंफॉर्मेशन विद इन द पर्सन, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंडर ही हैं। ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट बता चुका है। ये जो एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ क्या है, द ओनली एक्सेप्शन है साइंटिफिक टेक्निक्स, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, पॉलीग्राफी हो गया, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग हो गया, विच द सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हेल्ड टू बी टेस्टिमोनियल कंपल्शन। ठीक है, सो इफ कंडक्टेड विदाउट कंसेंट सो दस प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टेस्ट डू नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इसमें वो बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा हार्म नहीं होगा, और ये इसकी सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पहले ही हो चुकी है। यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ अलग से भी बनाया गया, नो हार्म इज लाइकली। ये दे एक्ट हैज डन अवे विद एनी सच लिमिटेशन फॉर कन्विक्ट एंड अरेस्टेबल पर्सन। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोस्ट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर आर नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, जो एक साल तक अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, वो कॉग्निजेबल नहीं होते। और अदरवाइज टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करूं, थ्रू पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि चक्का जाम हो गया, वो 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, विच जनरली टेक प्लेस ड्यूरिंग पॉलिटिकल या फिर अदर प्रोटेस्ट, सो थ्रू अरेस्ट में बिकम नेसेसरी टू क्लियर द रोड एंड प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ऑफ ऑफेंस।
ठीक है। सो नो बायोलॉजिकल सैंपल वुड बी रिक्वायर्ड नॉर्मली टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन। इस तरह के क्राइम के लिए कोई भी मुझे इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए। डन। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ जुवेनाइल्स। तो जुवेनाइल्स के लिए भी यहाँ पे ये बोला गया है नो डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी अटैच्ड टू अ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस बाय अ जुवेनाइल, नो मेजरमेंट कैन बी यूज फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। सो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ये बार बार वही चीज़ को बोला जा रहा है। ये जो NCRB है इस डेटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रिजर्व करेगा, वॉट एवर डेटा इज कलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो CCTNS है डेटा है वो ओनली हेल्प द इन्फोर्समेंट एजेंसीज अक्रॉस स्टेट इन मैचिंग मिसिंग पर्सन विद फाउंड पर्सन। लेकिन इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो यही चीज़ है। और ये जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल मैटर्स। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। नेक्स्ट जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द दिल्ली MCA एक्ट। ठीक है, दिल्ली MCA एक्ट, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये भी इसके बारे में भी हमने चर्चा की हुई है, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, दिल्ली MCA एक्ट है क्या। स्टेट इलेक्शन कमीशन है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है 5 बजे मार्च 9, 2022 को। सभी को लगता है कि भाई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली है। 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन ड्यू थी, वो ड्यू जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अचानक से वहाँ पे बोल दिया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो कि SK श्रीवास्तव हैं कि भाई वो डेफर करे इस तरह की चीज़ को, क्योंकि सेंटर की तरफ से अभी लेटर आया है जिसमें लिखा गया है यूनिफिकेशन ऑफ द 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी कोई बिल, अभी कोई एक्ट नहीं आया था, लेकिन उनको पहले ही पता लग गया था और यहाँ पे आके उन्होंने बताया। यहाँ पे और हमें क्या चीज़ पता चलती है, दोनों के दोनों हाउसेज ने ये जो बिल है वो पास कर दिए हैं। यहाँ पे यूनिफाई करना दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये एक पावर, मतलब प्रॉपर एक पावर किसके पास होगी, इन अ मूव दैट अपीयर्स टू सिंपली यूनिफाई दी ट्राइफरकेटेड दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ क्या कर दी यहाँ पे, कन्फर्ड हम टू वेरियस क्रूशियल पावर्स। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास आ चुकी है, सेंटर के पास। इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म को खतरा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है इन भाई साहब को, यही भाई साहब आंसर दे रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये तो फेडरलिज्म को खतरा है, तो क्या बोला उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती एक अमेंडमेंट है, ये हुई थी जो कि 239AA है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। और इसी चीज़ में ये लिखा हुआ है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि भाई पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है 239AA के अंडर, और जो लिखा हुआ है 3 क्लॉज सब क्लॉज B में, ठीक है, कि स्टेट ऑफ द दिल्ली ऑन एनी मैटर। दिल्ली स्टेट के लिए कोई भी लॉ है जो वो बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और ये चीज़ लिखी कहाँ पे हुआ है, 239AA ऑफ द क्लॉज 3 सब क्लॉज B में। तो ये जो चीज़ है उन्होंने बोला कि हमने कुछ वॉयलेट नहीं किया, ये उस चीज़ के रिगार्डिंग, ये जो चीज़ के साथ में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, अब ये जो लॉ है वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देगा, वही सारा कुछ यहाँ पे डिसाइड करेंगे। वार्ड में कितनी सीट्स होंगी, रिजर्वेशन कितनी होगी सीट्स की, ये वो चीज़ें हर एक चीज़ अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इससे जो फेडरलिज्म की चीज़ है अगर हम रियल सेंस में देखें वो डिक्रीज होती मुझे दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बात करते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग दैट वेरी पावर द नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं जो वो कम कर दी गई फ्रॉम द 272 टू 250। सो सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, यहाँ पे वो पावर्स होगी, सैलरी डिसाइड कर सकेगी, सैलरी एंड अलाउंसेज होगी, लीव होगी, लीव हो गया, एब्सेंस हो गया कमिश्नर का, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डेंट इन फेडरल आर्किटेक्चर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्शियसली उन्होंने चूज़ किया इस पार्ट को 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट इट विल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट विल एम्पावर दी टू मेक द लॉज। ठीक है ना, कि आप वो लॉ बना सकते हैं, इसमें ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, नो कंसल्टेशन। जब इस चीज़ को उखाड़ा गया था, मतलब स्प्लिट अप किया गया था, ठीक है जी, ये 2001 में स्प्लिट अप हुआ था, तो सॉरी 2011 में ये स्प्लिट अप हुआ था दिल्ली म्यूनिसिपल 3 रीजन्स इन 2011 आफ्टर द मच डेलिब्रेशन डिस्कशन। काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेशन और डिस्कशन यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब की बार में यहाँ पे कोई भी डेलिब्रेशन या डिस्कशन हमें देखने को नहीं मिल रही जब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट अप कर रहे हैं, सॉरी यूनिफाई कर रहे हैं अगेन। तो यहाँ पे एक प्रपोजल के लिए, स्प्लिट अप के प्रपोजल के लिए कमेटी भी बनी थी जो की थी 1987 की बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट, विच वॉज बॉल्स्टर्ड इन 2001 वीरेंद्र प्रकाश कमेटी रिपोर्ट। और ये जो 7 मेंबर दिल्ली लेजिस्लेटिव पैनल था 2001 में सेटअप हुआ, 2011 में ये चीज़ हुई, मतलब इतना लंबा टाइम चला, लेकिन अभी ये इन्होंने कर दिया गया, यूनिफाई कर दिया।
पोटेंशियल फॉर लिटिगेशन, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है फेडरल बैलेंस वेरी इन इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टन रिक्वायर्ड डिग्रीज एश्योर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि एक इंडिपेंडेंस तो स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तभी फेडरलिज्म को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन मकसद भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सो अपोज टू द सेंट्रलिज्म अ बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट्स दैट यूनियन डज नॉट अपसप ऑल पावर्स एंड स्टेट एंजॉय फ्रीडम विदाउट एनी अनसॉलिसिटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना. तो यहाँ पे सेकंड जो एडिटोरियल आज हमने डिस्कस किया अच्छे वे से, वो था अबाउट द दिल्ली. थर्ड एडिटोरियल जो हमने आज डिस्कस करना है वो है चेंज द सिचुएशन. कैसे कि जब तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को इन अगस्त, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आज की डेट में तो जो अफगानीज है ना, उन्होंने अपने शेकल्स ऑफ स्लेवरी को क्या कर दिया, तोड़ दिया है. तो ये चीज़ें उस तरफ से बोली जा रही थी उस टाइम पे, मतलब पाकिस्तान के बंदे बोल रहे थे. लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो इवन दी तालिबान विक्ट्री गेव सम जियोपॉलिटिकल एडवांटेज टू पाकिस्तान, क्योंकि उसमें जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी चैलेंज इन्हांस हो जाता है. तो इंडिया के खिलाफ होने की वजह से, इंडिया की चीज़ें खिलाफ होने की वजह से उसको मज़ा आ रहा था उस टाइम पे. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पाकिस्तानी मिसाइल जो अफ़गानिस्तान को टारगेट करती है, और वो टारगेट कर रही थी किसको, तहरीने तालिबान पाकिस्तान को. अब मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में दो तरह के तालिबान हैं. एक तो है तहरीरे TTP, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, और दूसरा है अफ़गानी पाकिस्तान, ठीक है. ये दोनों अलग है, इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो अमेरिकन प्रेजेंस की जब अमेरिकन यहाँ पे थे, प्रेजेंट थे, उस टाइम पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान था, उन्होंने ड्यूल अप्रोच अडॉप्ट की थी, जिसमें कि वो फाइट करता था TTP के साथ. मतलब ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और जिसको पाकिस्तान तालिबान भी बोला जाता है, और सपोर्ट करता था अफगान तालिबान को, ठीक है. बट अगर हम फैक्ट के हिसाब से देखें तो जो इंसर्जेंसी है, ग्रुप ऑफ दियोबंदी मदरसा स्टूडेंट्स फोर्स्ड बाय द यूएस, तो ये जो TTP है, उन्होंने फोर्स कर दिया US की मिलिट्री को कि यहाँ से चले जाओ. तो काफ़ी हम बोल सकते हैं कि स्ट्रांगली वो वहाँ पे बिहेव करते हैं. अगर हम बात करें अफ़गान तालिबान या फिर पाकिस्तान तालिबान, बोलने में दो अलग हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों सेम लाइंस पे ही बातें करते हैं, सेम लाइंस पे, जैसे कि देवबंद की बातें करते हैं. और यहाँ पे जो पाकिस्तान था वो अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था जियोपॉलिटिकल रीज़न के लिए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रिसेंटली कि जब उसने वहाँ पे मिसाइल को मारा, जो मिसाइल को हिट किया अफ़गान में, पाकिस्तान की मिसाइल थी, तो उस टाइम पे तालिबान ने बोल दिया कि अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो हम भी टाइम नहीं लगाएंगे आप पे अटैक करने के लिए, ठीक है. सो अर्लियर पाकिस्तान यूज्ड टू शेयर इंटेलिजेंस. यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता था, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देता US फोर्सेस को इन अफगानिस्तान, जो कि फिर अटैक कर देते थे किस पे, TTP पे, मतलब पाकिस्तान की तालिबान पे. लेकिन अभी पाकिस्तान को डिपेंड रहना पड़ रहा है खुद ही तालिबान पे टू क्रैक डाउन दी TTP, ठीक है. तालिबान जो कि अफगान तालिबान वाला है. लेकिन अभी रिसेंटली ये जो चीज़ हुई है, तो उससे ये पता चला है दिस चेंज इन अप्रोच वॉज विजिबल इन दी तालिबान वार्निंग. ये जो अप्रोच है ये भी फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हमने रिसेंटली यही देखा कि उन्होंने जवाब दे दिया तालिबान ने, और बोला कि अगर इस तरह के अटैक होंगे तो हम भी अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे. सो दिस वॉज द थर्ड एडिटोरियल और आर्टिकल विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे वही जूलियन एसेंज जो बंदा है, उन्होंने किया क्या था, चक्करबाजी क्या थी, वो देखते हैं. यहाँ पे हुआ क्या था, वीडियो था जो कि wikileaks.org पे आता है, ठीक है जी, wikileaks.org पे आता है, जो कि शो करता था कि 2 USA के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स थे, जो कि इराकी इंसर्जेंसी के टाइम पे 2007 के टाइम पे इनडिस्क्रिमिनेटरी, चाहे वो लोग है चाहे वो कोई भी, वहाँ पे मार रहे थे. ये वीडियो फ्लोट होता है, US वालों को गुस्सा आता है, उसको पकड़ने की बात की जाती है. ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब ट्रंप के अंडर जो मिस्टर एसेंज है, वो वॉज चार्ज विद मल्टीपल एक्यूजिशंस, और भी उस पर चार्ज लगाया गया, जो कि वायलेट कर रहा था एस्पियोनेज एक्ट ऑफ 1917, ठीक है जी. तो उन्होंने क्या किया कि मिस्टर एसेंज इन दैट टाइम स्पेंट 7 years इन द असाइलम इन द स्मॉल इक्वाडोर एम्बेसी इन द लंडन. मतलब जो इक्वाडोर की बहुत ही छोटी सी एम्बेसी है लंदन में, उसमें उन्होंने टाइम अपना निकाला है यहाँ पे. और अगर मैं बात करूं, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी एक्स्ट्रेडिशन टू द स्वीडन. बट आफ्टर द असाइलम वाज रिवॉक्ड ही अंडरवेंट ट्रायल इन द UK, और इसमें बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रेडिट किया जाएगा टू US टू फेस द चैलेंजेस, और टू फेस द चार्जेस, नॉट चैलेंजेस. नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, UGC के रेगुलेशंस. कल वाला जो 20 अप्रैल का, यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर है, 20 अप्रैल का जो न्यूज़पेपर है, आपने उसमें
मतलब जो 20 मिनट्स और 08 सेकेंड्स वाला जो स्लॉट है उसमें देखना यूजीसी के बारे में, ये प्रॉपर न्यूज़ डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आपने कल वाली वो देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि आज डिस्कस करने वाली है, वो है रिलेटेड टू कि निर्मला सीतारमण ने अर्ज किया आईएमएफ को कि असिस्ट किया जाए श्रीलंका को। आईएमएफ मांग क्या रहा है, $400 बेल आउट, $4 बिलियन नॉट 100 बेल आउट पैकेज फॉर दिस ईयर फ्रॉम दी आईएमएफ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ क्या है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। देखिए आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1944 में बनती है, ठीक है जी, कंसीव्ड की गई थी, और ये ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ लिख के, जिसमें बोला गया था वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ बनना चाहिए। वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी तो उसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, और आईएमएफ के बारे में जो बीओपी क्राइसिस थे कंट्रीज़ के उसको सॉल्व करेगा। तो आईएमएफ में आज की डेट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 189 मेंबर्स हैं, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट दी आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें 44 कंट्रीज एट दैट कॉन्फ्रेंस सॉट टू बी बिल्ड अ फ्रेमवर्क, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बात कर रहे थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोस्टर करना ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और रिड्यूस करना पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं वॉर में डोमिनेट जॉनसन एजेंडा, ठीक है। तो यहाँ पे बोरिस जॉनसन मीटिंग के लिए आ रहे हैं इंडिया में, तो वॉर उनका एक मेन एजेंडा रहेगा, लेकिन वो यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आ रहे इंडिया को, यार आपको ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। वो अपना विचार देंगे और इंडिया का विचार सुनेंगे। यहाँ पे पीएम ने लॉन्च किया न्यू प्लान्स इन दी गुजरात ट्राइबल एरियाज, 20,000 करोड़ के प्लान्स हैं, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये गुजरात की ट्राइबल बेल्ट ऑफ दाहोद और पंच महल में ये जो चीज़ है उसको किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा, ये भी चीज़ आपने हाथ में याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज की, जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर द बेल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हवा में बेल मत दो, एक डिसीजन दो, क्योंकि क्रिप्टिक बेल है, जो क्रिप्टिक बेल ऑर्डर्स विदाउट गिविंग एनी रीजन हैविंग नो प्लेस इन द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है असम गेट्स हाइड्रोजन प्लांट। मैं आपको बता दूं जो हाइड्रोजन है वो एक क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल का मतलब एक ग्रीन फ्यूल है। मतलब जब असम को एज अ एनर्जी में यूज़ करता हूँ, एज अ फ्यूल में यूज़ करता हूँ, सॉरी नॉट असम, हाइड्रोजन, वेरी सॉरी, हाइड्रोजन को जब मैं एज अ एनर्जी यूज़ करता हूँ तो उसमें से ओनली क्या निकलता है, वाटर, ठीक है, या फिर वाटर वेपर। तो एक इसमें चीज़ ये समझ में मुझे आ रही है कि ये कुछ पोल्यूशन वाली चीज़ को नहीं करता। ऑल्दो वाटर वेपर इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, बट लेकिन उतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे असम में ये फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन विच हैज़ पोटेंशियल टू रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल इज द नेम गिवन टू हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड और सोलर पावर दैट डू नॉट इंटेल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। तो ये नाम ग्रीन हाइड्रोजन को दिया गया है, मतलब गिवन टू हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड यूजिंग, जो कि प्रोड्यूस हुआ था यूज़ करने से जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है आज की वो है रिलेटेड टू स्टेज सेट फॉर द मोदी विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जब से आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ था और 2.5 साल हो गए, उसके बाद में कुछ विजिट नहीं हुई थी, तो अभी विजिट होने जा रही है। आफ्टर आर्टिकल 370 35A स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। तो आज ये जो मीटिंग है, आज बोल रहा हूँ 20 यहाँ पे जो मीटिंग है वो होएगी 24 अप्रैल को। तो ये जो मीटिंग है ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल पंचायती राज डे ये हुई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। 6th स्कॉर्पियन टेक्स टू वाटर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75, और ये प्रोजेक्ट 75 यहाँ पे सबमरीन्स हमने बनानी थी प्रोजेक्ट 75 में। ये जो चीज़ है वो मैजिगॉन डॉक्स अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ द नेवल ग्रुप, फ्रेंच वाला जो नेवल ग्रुप है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा था और हम बना रहे थे इसको मैजिगॉन जो डॉक्स लिमिटेड है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो चीज़ आती है मेरे पास अक्टूबर 2005 में ये आया था INS कलवारी, खंडेरी, फिर उसके बाद में वागीर, ठीक है जी, फिर वागीर के बाद में करंज, वेला, ठीक है, वेला, और फिर इसमें वक्शीर की बात आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसी के जैसा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I,
ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रोजेक्ट 75i एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बता दूं। 75 में तो ये स्कॉर्पियन सबमरीन ये जो क्लास है वो हम बना रहे हैं सबमरीन्स को, लेकिन 75i में हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, वर्ल्ड वाले में से कोई कुछ खास है नहीं, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स उसका क्रैश हो गया था जो जेट, वो है। फिर पुलिस एक्शन इन श्रीलंका कंडेम है। ये रशिया क्लोजेज इन ऑन यूक्रेन्स मैरियोपोल, है ना। तो ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आगे अगर हम डिस्कस करें, जो इंडिया है वो मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं इसी वजह से बार बार बोल रहा हूँ, इंटर रिलेटेड है। अगर आज का देख रहे हो तो कल का भी देख लेना या परसों का भी देख लेना, वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यूक्रेन में वॉर की वजह से वहाँ पे जो वीट काफ़ी ज़्यादा वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते थे। तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया वीट एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया जब ये वीट एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो एक तो हाई फ्राइट कॉस्ट लग रहा है हमें, और क्वालिटी चेक्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इजिप्ट में वीट को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली जो इजिप्ट है वो पेस्ट यहाँ पे पहले चेक कर रहा है कि कोई पेस्ट तो नहीं आ जाएगा साथ में, है ना, इस चीज़ के। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे जो देखी जा रही है कि जो फ्राइट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। फ्राइट कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्राइट कॉस्ट इसमें $70 अ टन मेरी पड़ेगी। $70 अ टन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये मेरे लिए, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, यूजली ये होता है $30 to 40। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये $30 to 40 होती है ब्लैक सी रीजन में से अगर हम सप्लाईज़ को भेजते हैं, लेकिन अभी वो ब्लैक सी रीजन वाला हम सप्लाईज़ नहीं भेज रहे वहाँ से, तो अभी नॉर्मल भेजना पड़ेगा। तो जो फ्राइट कॉस्ट है वो हमें ज़्यादा लगती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ों का आंसर दे सकते हैं।